नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष। हर हफ्ते हम आपके लिए खास लेके आते हैं कार्यक्रमों और घटनाओं की खास श्रृंखला। इस सप्ताह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण का जयपुर में आगाज हुआ। वर्ष भर साहित्यकारों, विचारकों और लेखकों को इस फेस्टिवल और महोत्सव का इंतजार रहता है। इस वर्ष भी कला और साहित्य प्रेमी देश विदेश से जयपुर में इस महोत्सव के लिए जुटे। वहीं दूसरी ओर अनेकानेक सत्र के माध्यम से विचारकों ने भाषाई विरासत को प्रदर्शित किया। आइए लेके चलते हैं आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण का जयपुर में आगाज हुआ। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित हुए साहित्य के कुंभ में 300 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। फेस्टिवल का शुभारंभ राजस्थानी संस्कृति और संगीत को दर्शाते हुए कच्ची घोड़ी और नगाड़ा वादन से किया गया। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी द्वारा प्रस्तुत किए गए शंख और नगाड़ा वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नोबेल लॉरिएट वेंकी रामकृष्णन ने खास करके कीनोट में ये कहा कि जो आर्ट्स और साइंसेस है वो एक ही होनी चाहिए। खाने के ऊपर इतने सारे सेशंस है, पूरा वेस्ट एशिया और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर है, तो बहुत कुछ होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि इसमें मुझे मतलब बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स, बुक्स का एक्सपोजर और उसके ऊपर से जो ट्रेडिशनल टच जो इसमें है, उसकी वजह से आई जस्ट लव दिस फेस्टिवल एंड आई एवरी ईयर वेट फॉर दिस। कि हम राजस्थान की धरती से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ भी साहित्य में हो रहा है, आप कल्चर में हो रहा है, आर्ट में हो रहा है, उससे जुड़ना हमारे लिए एकदम, जिसे कहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी जेएलएफ के विविध सत्र आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें भाग लेने देश विदेश से प्रतिभागी आए। इस वर्ष जावेद अख्तर के साथ अतुल तिवारी का संवाद सत्र, साहित्यकार गीतांजलि श्री, सांसद सुधा मूर्ति, अमिताभ कांत, साहित्यकार और सांसद शशि थरूर के साथ कई सत्र चर्चाओं का विषय बने रहे। जहां एक और चर्चा में जावेद अख्तर द्वारा शब्दों के चयन और साहित्य में शब्दों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया, तो वहीं सांसद सुधा मूर्ति ने बच्चों में संस्कारों के लिए कहानियों की महती भूमिका पर प्रकाश डाला। ग्रैंडमदर्स बैक्स ऑफ स्टोरीज, ग्रैंडपास बैक्स ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैक्स ऑफ स्टोरीज, ये ओरिजिनल है। उसका दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानी, अनमोल कहानियाँ, ऐसा कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन भी हुआ है। एक एक कहानी में एक एक वैल्यू मैं बताती हूँ। आप ईर्ष्या किए तो आपको क्या होता है, आपका ही नुकसान होता है। आप सत्य बोलने से आपको क्या लगता है, अभी आपको फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा उत्तम गुण को मैं एक एक कथा के रूप में बच्चों के लिए लिखा है। वो पढ़ने से शायद उनको दादा दादी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, उस समय उनको वो बहुत मदद होगा लगता है। फेस्टिवल में जयपुर बुक मार्क के माध्यम से लेखकों और प्रकाशकों के लिए एक साझा मंच उपलब्ध करवाया गया, तो वहीं एआई एंड क्रिएटिविटी और पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग थ्रिल्स जैसे विषयों पर सत्र भी आयोजित हुए। नए लेखकों ने इस प्रयास को साहित्य प्रोत्साहन की दृष्टि में अहम बताया। काफ़ी पब्लिशर्स आते हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इंडिया की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ सबसे पब्लिशर्स आते हैं। इंटरनेशनल पब्लिशर्स काफ़ी आ रहे हैं, यूके, स्पेन, न्यूजीलैंड। तो जितने भी एस्पायरिंग हमारे राइटर्स हैं उन सबको एक ना मौका मिलता है कि वो अपनी स्टोरीज़ उन इंटरनेशनल पब्लिशर्स और दूसरे रीजनल पब्लिशर के साथ शेयर कर सकें। फिर उनकी जो पब्लिशर्स की पूरी कंटेंट टीम है वो एक और उनको मौका देती है कि उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के वो पढ़ के फिर अपना एक पूरा परसेप्शन बना के उनको क्रिएटिव राइटिंग में थोड़ा और एनकरेज करें। दिस अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, so that aspiring writers should also encourage themselves to be a writer or author and speak one of our sessions in any of the panel in future.
I feel literary fest like these are very, very important for the society because it teaches you one important, moral value. It's agree to disagree. So there could be people of every, people coming from abroad who had their own literature fest. They did speak about, like there was a round table by Sanjoy Roy, Namita Gokhale and few other festival directors, like how amidst the conflict and change, how the literary space are making their own space in today's world. महोत्सव में देश प्रदेश से आए छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से महोत्सव में कला और विरासत का बेजोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। आई थिंक ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मुझे लगता है सबके अंदर बहुत ब्यूटी है एंड आर्ट इज़ अ फॉर्म जिससे हम अपनी अंदर की ब्यूटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को लिमिटेड नहीं है या एज ग्रुप को लिमिटेड नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाहर से भी लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैनी ऑथर्स आते हैं। इससे लाइक अभी इधर चल रहा है सेशन, उधर चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्टॉल्स, वर्कशॉप्स और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने है ना सबमिट कर रखा है, कैसे वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग और सब परफेक्ट था। वहीं देश भर की विभिन्न हस्तशिल्प और उत्पादन का फेस्टिवल बाजार के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया। हर प्रकार की हमारी गजक काफ़ी अच्छी तरह से बिक रही है। और दूसरी बात, हम नई नई वैरायटी लेके हैं। राजस्थानी गजवाड़ी है, मेवा बर्फ़ी है, जयपुरी गजक बहुत बढ़िया है और जयपुरी गजक काफ़ी अच्छी ले रहे हैं। और बाहर से आने वाले भी जयपुरी गजक को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लेके भी जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी सिरेमिक पेंटिंग्स लेकर आई हूँ एंड हैव हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। दीज पेंटिंग्स आर सोलली मेड बाय मी and they are cold ceramics. They dry naturally in sunlight and they are unbreakable. महोत्सव में 5 दिन साहित्य, कला, संस्कृति और भाषाई विरासत पर अनेक सत्रों सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोई अपने पसंदीदा लेखक को सुनने पहुंचा, तो कोई कार्यशालाओं के माध्यम से कुछ नया सीखने। परंतु जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने सभी को समान रूप से साहित्य, कला और संगीत के रंग में रंग दिया, जिसका इंतजार अब उन्हें वर्ष भर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चूरू के ताल छापर अभ्यारण्य में 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पक्षी महोत्सव में प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर से पक्षी प्रेमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी जुटे। वहीं दूसरी ओर अनेक स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने पक्षियों के बारे में रोचक जानकारियां जानी। तो इसी के साथ ही पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और बर्ड फोटोग्राफी पे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। तो आइए लेके चलते हैं आपको चूरू के पक्षी महोत्सव में। ताल छापर अभ्यारण्य परिसर में चूरू जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका, छापर व संप्रीति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय ताल छापर पक्षी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। उत्सव में जहां पक्षी विशेषज्ञों ने आए हुए लोगों को जानकारियां दी, तो वहीं पोस्टर, पेंटिंग और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उत्सव में देश भर से आए पक्षी प्रेमियों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। ये ताल छापर जो है हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चूरू जिले का ये एक प्राइड और एक हेरिटेज है। और हमारा ये प्रयास है इस बर्ड फेस्टिवल के द्वारा कि कैसे हम यहाँ पे जो नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें बाहर से भी जो पक्षी आते हैं और साथ ही जो हमारे काले हिरण हैं, उनके बारे में आसपास के लोगों को बताएं, उनको इससे ताल छापर में जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उससे जोड़ें और प्रयास करें कि बच्चों को अधिक से अधिक इस बारे में बताएं, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि इस हैबिटेट की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही आसपास के जो इको टूरिज्म की जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर भी हम प्रयासरत हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ताल छापर की जैव विविधता का संवर्धन और इस क्षेत्र का विकास करना है।
इस दौरान ताल छापर की नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने सभी अतिथियों को गोरैया के घोंसले प्रदान किए। रेंजर उमेश बागोतिया ने बताया कि उत्सव के दौरान बर्ड वॉचिंग प्रतियोगिता, पक्षी दर्शन भ्रमण, शैक्षणिक वार्ता, इंटरैक्टिव कार्यशाला के बाद वृक्षारोपण किया गया। हमने अंदर काले हिरणों, माइग्रेटेड बर्ड्स और आए हुए जो है साइबेरियन पक्षी, उनके बारे में जानकारी ली है। तो यहाँ बाहर से काफी विदेशी पक्षी, साइबेरियन, क्रेन वगैरह सब अगर आते हैं तो ये सब दिखाने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए आए हैं। और पहले जैसे यहाँ वॉल पेंटिंग कंपटीशन वगैरह था, ड्राइंग कंपटीशन था, तो उसमें भी कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और अभी जैसे सेंचुरी में पहले विजिट करवाया था सभी को, अब सब बच्चों को गाइड किया है और अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेवन घास है, मोतिया घास है, तो जो यहाँ की फेमस, यहाँ के लोकल एरिया में बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ इसीलिए बच्चों को विजिट करवाया गया है ताकि वो देख सके, उसके बारे में जानकारी ले सके। और जैसे बाहर से यहाँ विदेशी पक्षी भी आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है और कुर्जा वगैरह है, तो ये सारे पक्षी यहाँ पे ताल छापर जिस कांड के कारण प्रसिद्ध है, वहाँ वो काले हिरण हो चाहे गजेला हो, उनको देख करके, इसके अलावा प्रवासी और स्थानीय जो पक्षी है, उन पक्षियों को देख करके बच्चों को भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। और आने वाले टाइप के आयोजन जो है अगर समय समय पर आयोजित होते रहे तो आने वाली पीढ़ी इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होगी। उत्सव में शिल्प, खाद्य बाजार, वृत्त चित्र व फिल्म की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ वार्ता सत्र, प्रकृति प्रश्नोत्तरी तथा वन्यजीव व पक्षी चित्रकला और कार्यशाला का आयोजन हुआ। वहीं इंटरैक्टिव कार्यशाला व वन्यजीव फोटोग्राफी कार्यशाला के साथ सांस्कृतिक संध्या और एस्ट्रो फोटोग्राफी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती का पूजन किया जाता है, तो वहीं इसी दिन से बसंत ऋतु का भी आगमन माना जाता है। आइए देखते हैं बसंत पंचमी पे हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में संपूर्ण धरती पर सरसों की खेती नजर आती है, जिससे लगता है कि संपूर्ण धरती ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। अजमेर के सराधना के पास विभिन्न प्रकार के फूल की खेती कर वसंत पंचमी पर देश भर में इनकी सप्लाई की जाती है। इसमें अलग अलग सीजन वाइज हम फूल लगाते हैं। जैसे अभी गुलदावदी के टाइम में गुलदावदी, और गुलदावदी में भी शिमला वाली गुलदावदी अलग, उसके बाद में देसी गुलदावदी वो अलग है, और उसमें जैसे गेंदा, येलो, ऑरेंज, कई वैरायटी के फूल हम ये नदी फर्स्ट, नदी सेकंड, पांवताब और ये आम्बा मसीना गाँव में। और हमारा जैसे दांतरा गोभी के नाम से फेमस है, उसी टाइप फूलों के नाम से ये 4-5 गाँवों की सप्लाई बहुत पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है, और इन गाँवों का नाम है, और यहीं से पूरे भारतवर्ष में सप्लाई दी जाती है। विभिन्न संस्कृति और परंपराओं में अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में से एक है दौसा का बसंत पंचमी का मेला। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाले इस लक्खी मेले की शुरुआत भगवान रघुनाथ जी के मेला मैदान में पहुंचने के साथ ही हो जाती है। करीब 1100 वर्ष पुरानी इस परंपरा के निर्वहन के लिए भगवान रघुनाथ जी के मंदिर से भगवान रघुनाथ जी चांदी के रथ में सवार होकर वन विहार के लिए निकल जाते हैं। दौसा के जो राजा थे सूर्यवंशी थे, इसलिए भगवान सूर्य का, भगवान राम का जो विहार के लिए एक ये उत्सव करीब बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि 1000 वर्ष पुराना है।
और इसके जो प्रमाण मिलते हैं 1730 में सवाई प्रताप सिंह के ज़माने का एक शिलालेख दौसा में गांधी चौक में लगा हुआ है। उस शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि सवाई प्रताप सिंह की तरफ से, राज्य की तरफ से यह आज्ञा प्रसारित की गई कि जो भी व्यापारी इस मेले में अपना माल लाएगा उसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा एक शिलालेख और रघुनाथ जी के मंदिर में लगा हुआ है। तो इससे प्रतीत होता है कि करीब यह मेला 400-500 साल तो ऐतिहासिक रूप से पुष्ट है और बुजुर्गों के अनुसार ये करीब 1000 वर्ष से मेला भरा जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाला यह मेला लगभग 400 वर्ष पुराना है। अब नगर परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी मेले के सफल आयोजन के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बांसवाड़ा में आयोजित माही महोत्सव का इस हफ्ते ऐतिहासिक समापन हुआ। सभ्यता और संस्कृति को समर्पित माही महोत्सव में नौका दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो वहीं जिले में पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक और देशभक्ति झलकियां देखने को मिली। आइए देखते हैं माही महोत्सव पे हमारी ये खास पेशकश। बांसवाड़ा में आयोजित जिला प्रशासन, नगर परिषद और पर्यटन विभाग द्वारा 4 दिवसीय माही महोत्सव का समापन ऐतिहासिक और भव्य अंदाज में हुआ। जिला प्रशासन द्वारा गेमन पुल स्थित माही माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पूजन के बाद नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 38 नौकाओं के साथ 76 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतियोगिता में 3 विजेता नौका प्रतिभागी को प्रशासन द्वारा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। माही नदी के तट पर नौका दौड़ का आयोजन किया गया था। नौका दौड़ से पहले माही माता के मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम किया था। उसके उपरांत लगभग 38 नाविकों ने इसमें भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार के साथ साथ इस बार हमने ट्रॉफी भी दी है और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सांत्वना के तौर पे प्रति नाविक 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इस बार के पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देखने के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे। पहली बार जिले में ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें आसमान में धार्मिक, देशभक्ति और सांस्कृतिक झलकियों ने लोगों का दिल जीत लिया। कुशलबाग मैदान में हजारों की संख्या में लोग इस अनोखे नजारे के साक्षी बने। समापन के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी ने महोत्सव को यादगार बना दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि इस तरह का भव्य ड्रोन शो पहली बार जिले में हुआ, जिसमें माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ स्मारक, भगवान राम, भगवान शिव, तिरंगा और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को आसमान पर रोशनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये शो जिले के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब बना। कि जो लोग म्यूज़िक से प्यार करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हंसते होकर रुला सकती है, रोते होकर हंसा सकती है, सबके दिल में सुकून ला सकती है और म्यूज़िक एक दूसरे को जोड़ सकती है ना। तो म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है और जो भी लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं और जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिल से म्यूज़िक करें और सच्चे दिल से म्यूज़िक करें, क्योंकि आप दिल से म्यूज़िक करोगे तो ही म्यूज़िक आपके पास आएगा। महोत्सव के समापन अवसर पर मशहूर गायक सलमान अली ने अपनी सुरीली आवाज में समा बांध दिया। उनके गाए सुरीले गीतों पर लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल संगीतमय हो गया। 4 दिनों तक चले इस महोत्सव में हजारों की संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया और संस्कृति, कला और मनोरंजन का आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान की धरती अनूठी कला और संस्कृति को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक कला है बीकानेर की मिनिएचर आर्ट कला। ये कला 500 वर्ष पुरानी है और बीकानेर में आज भी महावीर स्वामी जैसे कलाकार इस संस्कृति और इस शैली को जीवंत किए हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको बीकानेर की मिनिएचर कला पे हमारी एक खास रिपोर्ट।
राजस्थान की धरती कला और संस्कृति की अनूठी विरासत को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक है बीकानेर की मिनिएचर आर्ट। यह एक ऐसी विशेष चित्र शैली है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खासी लोकप्रिय है। भारतीय पौराणिक कथाओं और राजस्थानी जीवन के दृश्यों पर आधारित यह एक लघु चित्रकला शैली है जो लगभग 500 वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन काल में अनेक ग्रंथों को कथा चित्रों के रूप में दिखाने का कार्य इसी शैली के माध्यम से किया जाता रहा है। मिनिएचर एक टेक्निक है जो बिल्कुल सूक्ष्म या बिल्कुल माइन्यूट लाइन से और शैडो से और टेक्सचर के साथ प्ले करते हैं हम लोग, और नेचुरल पिगमेंट्स के साथ, प्योर गोल्ड एंड इंक के साथ, और पुरानी जितनी भी स्टोरी है उसको धार्मिक स्टोरी कह सकते हैं, धार्मिक प्रसंग है, उसको चित्रित करते हैं हम लोग पेपर पे, हैंडमेड पेपर पे, नेचुरल पिगमेंट के साथ, ब्रश के साथ। ये एक टेक्निक रही है। उसमें पुराने टाइम में किताबों में संग्रह करना उस प्रसंग को, उस चित्रण को प्रसंग के साथ, और आज के ये टाइम में बड़े पेपर पे भी बनता है, बड़े कैनवास पे भी बनाते हैं। अलग अलग माध्यम हो गया, ब्रॉडली माध्यम हो गया आज का। तो विषय वस्तु भी चेंज हो गए समय के साथ साथ। कुछ कंटेम्परेरी काम करते हैं मिनिएचर के साथ, कुछ ट्रेडिशनल काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं आज के टाइम में। इस पारंपरिक कला को जीवंत बनाए रखने का श्रेय बीकानेर के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी पारंपरिक चित्रकारों के परिवार की छठी पीढ़ी से हैं। उन्होंने अपने पिता और दादा से इस कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। महावीर जी की कला का सबसे विशिष्ट पहलू उनके द्वारा तैयार किए गए रंग हैं। उनकी पेंट की अलमारी किसी साधारण कलाकार की अलमारी नहीं बल्कि रंगों के जादू का खजाना है। उनमें वे खूबसूरत बोतलें जिनमें अलग अलग अर्धकीमती पत्थरों, धातुओं और मिट्टी से बने रंग भरे हुए हैं। मेलाकाइट से हरा, अभ्रक से पीला, पायराइट से ग्रे, मूंगा से गुलाबी और खालिस सोने और चांदी के वर्क। जैसे वर्कशॉप्स होते हैं जो मतलब आर्टिस्ट एक तरह से मतलब आर्टिस्ट गैदरिंग होता है जिसमें मतलब सब आर्टिस्ट होते हैं और सब अपने विधा में काम कर रहे होते हैं। तो वैसे उसमें भी पापा का काफी पार्टिसिपेशन रहता है। और साथ में ये मतलब जैसे सिखाने का भी जो हम लोग जो टेक्निक है उसमें उसके अभी वर्कशॉप्स हम लोग लेते रहते हैं, जिसमें मतलब अभी जैसे रिसेंटली हम लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में वहाँ पे हमने वर्कशॉप्स दिया था, जिसमें 3 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें कलर कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल कलर्स जो हमारे जो हैं जो पेंटिंग में यूज लेते हैं वो कैसे, और तो वो इवन जो यदि जो कलर जो हमारा है वो ट्रेडिशनल पेंटिंग में भी काम आता है। और इवन उस वक्त जो यदि मॉडर्न पीरियड में भी यदि बात करें तो काफ़ी मतलब आर्टिस्ट थे, वो भी इसी तरह जैसे जो हम लोग रेनेसां मतलब पीरियड बोलते हैं इंडिया का, तो उसमें काफ़ी आर्टिस्ट मिनिएचर पेंट मतलब जो मतलब ये ट्रेडिशनल जो कलर है हमारे वो भी यूज़ लेते थे। तो वो उसका एक अंडरस्टैंडिंग बने सबके कि भी कैसा कलर होता है और किस तरह से वो प्रिपेयर होता है, वो हम लोगों ने सिखाया था। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त और ललित कला अकादमी से कलाविद की उपाधि से सम्मानित महावीर स्वामी केवल लघु चित्रकार ही नहीं बल्कि वनस्पति विषयों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। उन्हें दुनिया भर की विभिन्न वनस्पति समितियों द्वारा कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनके पुत्र अनुराग स्वामी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, परंतु बावजूद इसके यह कला कहीं गुम न हो जाए इसके लिए चिंतित हैं। ये कलाकार इस प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके लिए आवश्यकता है कि सब मिलकर एक प्रयास करें, अधिकाधिक युवा पीढ़ी जो है वो इससे जुड़े, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं न केवल ब्रश, न केवल कलर, इवन जो इसका पेपर है वो पेपर भी स्वयं इनके द्वारा खुद बनाया जा रहा है। तो इस कला को संरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। कला और संगीत के केंद्र जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय जयपुर नाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख नाट्यों का भी मंचन किया गया। इनमें बात करें हम, गाथा बंदनी, गुड्डी और गार्गी जैसे नाटक शामिल रहे। ये समारोह नाट्य कलाकारों को मंच प्रदान करने का एक अहम समारोह के रूप में सामने आया। तो आइए लेके चलते हैं आपको जयपुर के नाट्य समारोह में। जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से 5 से 7 फरवरी तक जयपुर नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय समारोह में विभिन्न लेखकों और निर्देशकों की रचनात्मक प्रस्तुतियां नाटकों के माध्यम से देखने को मिली। मुख्य रूप से कन्हैयालाल कलावत के निर्देशन में नाटक गार्गी का मंचन किया गया, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। इसी के साथ ही प्रेमचंद गांधी द्वारा निर्देशित गाथा बंदिनी, तपन भट्ट द्वारा लिखित गुड्डी आदि नाटकों का भी मंचन किया गया। जयपुर नाट्य समारोह का उद्देश्य नाट्य शास्त्र को बढ़ावा देने के साथ ही युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। यहाँ क्यों बैठी हो, ये क्यों कर रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, ऐसे क्यों नहीं कर रही हो, वैसे क्यों नहीं कर रही हो। कुछ हद तक नारी की यह भी कमजोरी रही है कि वह चाहती तो है चारों तरफ खुशियाँ, परंतु खुशियों के स्थान पर सिसकियाँ उत्पन्न हो जाती है। तुम स्वयं को तेज तलवार क्यों नहीं बनाती हो, ज्ञानी क्यों नहीं बनाती हो, कठोर क्यों नहीं बनाती हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कमजोर हो, तुमने ये क्यों फैला लो और दंडवत प्रणाम। ठीक है, बैठने की लेट के, अरे परंतु गुरुजी ने तो ये नहीं बताया था। हम बता रहे हैं ना, लेटो। ठीक है लेट रहे, लेटा। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां साहित्य के कुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो वहीं बसंत पंचमी के साथ बसंत ऋतु का भी आगमन हुआ। तो वहीं ऐतिहासिक समारोह और ड्रोन शो के साथ माही महोत्सव का समापन हुआ। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे हम नए कार्यक्रमों के साथ, नई घटनाओं के साथ और नई प्रेरणादायक कहानियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।